नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। वोट आते ही दुर्योधन दुशासन आ जाते हैं बंगाल, ममता बनर्जी का बीजेपी पर तीखा वार। धनबाद में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान। वर्धमान में सड़क निर्माण पर संग्राम, वसूली के आरोप, राजनीति आमने सामने। दीपक प्रकाश का बंगाल सरकार पर वार, तुष्टीकरण, एसआईआर, हिंसा और घुसपैठ पर तीखे आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 3 कैदियों के फरार होने की घटना ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार फरार हुए तीनों कैदी धनबाद जिले के बताए जा रहे। जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने कैदियों के फरार होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि फरार कैदी किस अपराध के आरोप में जेल में बंद थे और वे सजा प्राप्त थे या विचाराधीन थे। जेल प्रशासन की ओर से विस्तृत विवरण जुटाया जा रहा है और उच्चाधिकारियों को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया। घटना के बाद हजारीबाग केंद्रीय कारा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि यह जेल राज्य की हाई सिक्योरिटी जेलों में शुमार है, जहां कुख्यात अपराधी, नक्सलियों और कई हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। ऐसे में 3 कैदियों का फरार होना लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। अगली खबर बंगाल से आई है, जहां बांकुड़ा के बड़जोड़ा स्थित वीर सिंहपुर मैदान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा सियासी हमला बोला। दरअसल नाम लिए बिना केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि वोट आते ही दुर्योधन और दुशासन बंगाल आ जाते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसके नाम पर बुजुर्गों और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और एसआईआर के जरिए करीब 54 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ममता ने चेतावनी दी है कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम काटा गया तो आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। বাবার বয়সী মানুষদের শ্রদ্ধা করতে জানো না? জীবনে বাবা মাকে সম্মান জানাওনি তো বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান জানাবে কি? আজকে 60 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 70 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 75 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 80 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 96 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ। লজ্জা করে না? 54 লোকের ভোটারের নাম বাদ গেল কেন? এবার বুঝুন অর্ধশিক্ষিতের দল ওই দুঃশাসন বাবু করিয়েছেন, তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে। আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা नय, এটা আমাদের ধর্ম। बंगाल के बाद अब बात करेंगे धनबाद की, जहां नए वर्ष के आगमन से पहले सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से धनबाद यातायात पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। इसी कड़ी में सरायढेला यातायात पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की गई
और शराब पीकर वाहन चलाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटे गए। पुलिस अधिकारियों ने नियम तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की हिदायत दी है। यातायात पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें और स्वयं के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अगली खबर बंगाल से आई है, जहां पूर्व बर्धमान जिले के बर्धमान ब्लॉक 2 से एक बार फिर सड़क निर्माण को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। दरअसल सराई टीकर से नेतुन गांव तक करीब 1.5 किलोमीटर पिच रोड का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ विवाद। जिला परिषद का टेंडर जीतने वाली ठेकेदार शेख सुखचंद का आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद उससे कथित तौर पर कमीशन की मांग की गई है। कमीशन देने से इनकार करने पर उसका रोलर और अन्य मशीनें 11 दिन तक मौके पर ही रोकी गई। ठेकेदार का दावा है कि यह दबाव तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के नाम पर बनाया गया और 1 लाख टका की मांग की गई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और सड़क की क्वालिटी पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने इसे बंगाल में चल रहे कथित वसूली कल्चर का उदाहरण बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि सड़क निर्माण में सामने आए इन आरोपों पर प्रशासन कब और क्या कदम उठाती है। আটকে 1 লক্ষ টাকা দাবি করে বলে মালপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না। মানসবাবু গৌতমবাবু বলেছেন আগে 1 লক্ষ টাকা দেবেন তারপর মাল নিয়ে যাবেন। তার কারণ যখন ঠিকাদার জানতে চান মানসবাবুকে ফোন করে উনি বলেন যে এটাই নিয়ম, আমাদের এখানে কাজ করলে কাটমানি দিতে হয়। এই যে কাটমানির সংস্কৃতি গোটা বাংলার সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও চলছে, এগুলো বন্ধ হোক। এই কাটমানি বন্ধ তৃণমূল কংগ্রেস করবে না, কারণ এর টাকার ভাগ কালীঘাট পর্যন্ত যায়। আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে প্রশাসনকে বলবো যে যদি সঠিক মানের কাজ করতে হয় কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ টাকা রুট লেভেলে যাতে সঠিকভাবে পৌঁছায় তার সুবন্দোবস্ত করুন। যারা এই কাটমানির সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিন। কমপ্লিট করেনি এলাকার মানুষ। আর আমি তো আপনাকে বলছি যে আপনাদেরকে বলছি আপনারা স্পটে যান, স্পটে যে এনকোয়ারি করুন, তাহলেই আসল সত্যটা প্রমাণটা। এলাকার মানুষ আটকে দিয়েছে, একদম এলাকার মানুষ আটকাবেন। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করছে। যদি কোনো ঠিকাদার কাজটা সম্পূর্ণ না করেন, ওয়ার্ক অর্ডার আর শিডিউল অনুযায়ী কাজটা হচ্ছে নাকি দেখলেই পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি তো আপনাকে বারবার বলছি স্পটে যান, পর্যবেক্ষণ করুন, তাহলেই সত্য। एक बार फिर रुख हजारीबाग जिले का करेंगे, जहां सांसद दीपक प्रकाश ने हजारीबाग से बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बाबरी मस्जिद और महाकाल मंदिर जैसे मुद्दों को संतुलन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही ये फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के SIR से जुड़े एक मामले पर मगराहाट हियरिंग सेंटर पर हुए विरोध और अधिकारी की कार पर हमले को बेहद गंभीर बताया। दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकारी कर्मियों पर हमला करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे देश की सुरक्षा, संसाधन और सामाजिक ताना बाना खतरे में है। उन्होंने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झामुमो और राजद पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं सांसद का क्या कुछ कहना है। टीएमसी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन ही नहीं करती है, बल्कि संरक्षक है। वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में प्रवेश करवा करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वोट बैंक बनाना चाहती है और उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देश का राष्ट्रांतरण हो रहा है। आने वाला समय में अलग देश की मांग जिस प्रकार से करने की संभावना है, और ये लोग भारत के आर्थिक संसाधन को लूट रहे हैं। आते हैं हमारे बहन बेटियों के साथ लव करते हैं, जिसको लव जिहाद हम कह सकते हैं, फिर ज़मीन पर काबिज होते हैं, जिसको लैंड जिहाद कहते हैं, और साथ में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ प्रश्न लगाते हैं। और देश के जो दुश्मन संगठन हैं जो भारत में सक्रिय हैं, उनके साथ अपना योगदान देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है, एक एक बांग्लादेशी को जब तक गर्दनिया पासपोर्ट के माध्यम से हम बांग्लादेश नहीं भेजेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चुनाव आयोग भी SIR के माध्यम से एक अच्छा और बेहतर काम कर रही है, उसका अभिनंदन और स्वागत। लेकिन जिस प्रकार से बंगाल की सरकार तानाशाही तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए
उनको वोट बैंक बना करके सत्ता पर फिर से काबिज होना चाहते, ये दुखद पहलू है। ये देशद्रोह का मामला है। ये देशद्रोही चुनाव आयोग के द्वारा ये SIR का जो काम किया जा रहा है उसके पदाधिकारियों पर हमला करना, ये देश लगातार SIR हेयरिंग सेंटर में बुलाए जा रहे लोगों को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कहीं बुजुर्ग परेशान है तो कहीं बीमारी को भी लेकर लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अगली खबर दुर्गापुर से है। यहाँ 76 साल की एक बुजुर्ग महिला जो हाल ही में वेंटिलेशन से लौटी हैं और जिनके सीने में पेसमेकर लगा है, उन्होंने SIR हेयरिंग के लिए बुलाया गया है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 14 बेनाचिती सुभाष पल्ली की निवासी कोली घोष दस्तीदार की। दिल का दौरा पड़ने के बाद पेसमेकर लगाए जाने के कुछ ही दिन में उन्हें सुनवाई का नोटिस मिला। बीमार और कमजोर के बावजूद उन्हें गाड़ी से हेयरिंग सेंटर लाया गया। खुद कोली घोष का कहना है कि इतनी खराब हालत में आना उनके लिए बेहद मुश्किल था। बेटी का कहना है कि घर पर सुनवाई होती तो मां को राहत मिलती। मामले पर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने भी बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर सुनवाई की बात कही है। अब सवाल यही है कि क्या व्यवस्था को हालत में मुताबिक नहीं ढलना चाहिए। হিয়ারিং হলো, অসুস্থ অবস্থাতে আসতে হলো। হবে না হবে তাই বললেন যে আনাটাই বেটার, তো আমরা খুব কষ্ট করে নিয়ে এলাম। আনার পর এখানে ফুল কোঅপারেশন পেয়েছি, এমন না যে ওনারা কোঅপারেট করেননি, ভালো করেই করে দিয়েছেন। বাট ওই এইসব পেশেন্টকে আনাটা তো একটু চাপ, ওইগুলো যদি একটু বাড়িতে হয় তাহলে সুবিধে হয়। অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি ছিলেন? ওনার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, উনি হসপিটালে 2 উইকস ছিলেন। এখনো ওনার হোম বাইপ্যাপেই রয়েছেন, উনি অন অ্যান্ড অফ 2 আওয়ার্স অফে। এখন আমার 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমার বাড়ি গিয়ে আবার ওনাকে বাইপ্যাপ দিতে হবে। এই অবস্থা নিয়ে আসাটা কি একটু মনে হয় না যে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেল? সে তো হয়েছে, আবার আমাকে গিয়ে আবার সেগুলো অক্সিজেন বাইপ্যাপ সমস্ত কিছু দিয়ে আবার করতে হবে। এই জায়গাটা একটু ডিসকমফর্ট তো রইলই। মানে যদি বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাহলে তো খুব সুবিধা হতো। 2002 এর নাম নেই, কিন্তু অক্ষম আছেন তারা SIR এর সেন্টারে সেখানে ঠিকভাবে পৌঁছাতে পারছেন না। তার জন্য আমরা বারবার ইলেকশন কমিশনকেও জানিয়েছি যে তারা যেন এই যারা শারীরিকভাবে অক্ষম আছেন বা যারা খুব বয়স্ক আছেন, যারা পৌঁছাতে পারছেন না SIR এর সেন্টারে যেখানে ভেরিফিকেশন হচ্ছে, আমরা বলবো ইলেকশন কমিশনকে এই ব্যবস্থাটা সঠিকভাবে করার জন্য। এবং BLAদের সচেতন থাকা দরকার, যারা এখান থেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ তাদের নাম AROর কাছে যেন ঠিকঠাক করে জমা পড়ে এবং তাদের বাড়িতে গিয়ে যেন তাদেরকে ভেরিফিকেশন করার ব্যবস্থা করা হয়। তা না হলে যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তারা যদি ওখানে পৌঁছায়, তারা সেন্টারে গিয়ে কোনো রকম বিপদের সম্মুখীন হতে পারে, তাদের শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি করতে পারে। তাই ইলেকশন কমিশনকে অনুরোধ করব BLOদেরকে এই কথা যেন তারা পৌঁছে দেয়, যেন BLOরা সঠিক মানুষ যারা রয়েছে, যারা যেতে পারছে না, অক্ষম আছেন, তাদের नाम फोन नंबर। दुर्गापुर के बाद बात करेंगे ईस्ट वर्धमान की, जहां कालना से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल साल के आखिरी दिन कड़ाके की ठंड ने एक अनजान बुजुर्ग की जान ले ली। समुद्रगढ़ स्टेशन पर रहने वाले इस बुजुर्ग व्यक्ति की बुधवार सुबह मौत हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक वह पिछले कुछ दिनों से बीमार था और स्टेशन परिसर में ही रह रहा था। सुबह लोगों ने जब उसे अचेत हालत में देखा तो तुरंत GRP और RPF को सूचना दी गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे कालना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्ग पहले पापड़ बेचकर गुजारा करता था, लेकिन तबियत बिगड़ने के बाद वह भीख मांगकर जीवन जीने को मजबूर हो गया था। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि कड़ाके की ठंड ही मौत की वजह बनी। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। কখন মারা গেছে? মারা গেছে মোটামুটি রাতে মারা গেছে। আজ সকালবেলা পড়েছিল? হ্যাঁ, সকালে পড়েছিল। দিয়ে অনেকে যারা সবজি টবজি মানে বিক্রি করতো ওরা এসে দেখছে মানে মারা গেছে। দিয়ে কারা নিয়ে এলো এখানে হসপিটালে? নিয়ে এসছে তোমার RPF GRP। আমাকে মানে পাশের লোকেও তো হাত দিচ্ছে না যেহেতু। আপনার ওখানকারই खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।